दोस्तों, आज हम आपके लिए एकदम न्यू तमिल इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर सीरीज को लेकर आए हैं जिसका नाम है धूलपेट पुलिस स्टेशन। इसकी कहानी सच में आपको हर जगह सस्पेंस और थ्रिलर का पूरा फील देगी और देखकर मजा ही आ जाएगा, ये मेरा वादा है। जैसे कि मैंने कहा कि कहानी बहुत ही गजब की रहने वाली है, इसलिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें धूलपेट नाम के टाउन को दिखाया जाता है, जहां आज पता चलता है कि दुर्गा फेस्टिवल का आज ये आखिरी दिन है। अब हमें इसी एरिया के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। यहाँ का इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन के सारे सामानों की पूजा करवा रहा होता है, जैसे बाइक्स, गाड़ी, वॉकी टॉकी, इन सब की। इसी के साथ साथ वो पुलिस स्टेशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से सजाने लगता है। अब देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि कोई मंदिर हो। इसके बाद ये सारे पुलिस वाले मिलकर उसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक छोटा सा मंदिर बनाकर शानदार तरीके से उसकी पूजा करने लगते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इंस्पेक्टर को काफी सारे मंत्र याद होते हैं, जो पुजारी बनकर काफी अच्छे तरीके से पूजा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर उस पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला रिस्पांस ही नहीं देता। इसके बाद कमिश्नर खुद कभी इंस्पेक्टर को फोन करता है, कभी कांस्टेबल को, तो कभी दूसरे कांस्टेबल को, लेकिन वही पूजा डिस्टर्ब ना हो इसलिए कोई भी ऑफिसर फोन पिक ही नहीं करता। अब इसी पुलिस स्टेशन में मासानी नाम की एक लेडी कांस्टेबल भी होती है। अब फाइनली कमिश्नर इस मासानी को कॉल करता है और ये मासानी अपना फोन उठा लेती है। फोन उठने पर कमिश्नर गुस्से में कहता है, तुम्हारा इंस्पेक्टर कहाँ मर गया, फटाफट उसको फोन दो मेरा। अब फोन लेने के बाद इंस्पेक्टर कमिश्नर से सॉरी बोलते हुए कहता है कि सर, एक्चुअली मैं पूजा में बहुत ज्यादा बिजी था। ये सुनकर कमिश्नर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि क्या हो तुम, एक इंस्पेक्टर हो या पुजारी? तुम्हारे एरिया में 5 घंटे में 5 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, क्या कर रहे हो तुम अभी तक? अब फटाफट उन केसेस को निपटाओ। और इसके अलावा तुम्हारे पुलिस स्टेशन में एक नया एसीपी आने वाला है, वो बहुत ही सिंसियर ऑफिसर है, उसने खुद इस टाउन में ट्रांसफर करवाया है, इसलिए आंख और दिमाग दोनों खोलकर काम करना और उससे बचकर रहना। और अब जाओ फटाफट से पूजा बंद करके पेट्रोलिंग करो। अब इतनी डांट फटकार खाने के बाद इंस्पेक्टर अपने सारे स्टाफ को इसी के बारे में बताने लगता है और फिर वहां खड़ी मासानी से कहता है कि तुम जल्दी से उस एसीपी के रूम में जाकर कमरे की अच्छे से सफाई कर दो। ये सुनकर मासानी उस कमरे में जाकर साफ सफाई करने लगती है। इसी बीच सफाई के दौरान जब मासानी किसी अलमारी के ऊपर पानी छिड़कती है तो उसी वक्त मासानी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और इसको कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, जिसमें वो उस अलमारी के ऊपर काफी सारे खून के धब्बों को देखती है, लेकिन वापस देखने पर वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उसी टाउन के एक लॉज पर स्टे करने के लिए आता है। यहाँ वो लॉज वाला डेविड से उसके बारे में पूछने लगता है और डेविड से उसका आईडी प्रूफ भी मांगता है, लेकिन डेविड कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर सुबह तक आ जाएगा। अब लॉज वाले को डेविड की बात सही लगती है, इसीलिए वो एडवांस लेकर उसको रूम दे देता है। अब इसी लॉज में एक बच्चा भी काम करता है। तभी डेविड उस बच्चे को देखकर कहता है कि बैग मैं लेकर आ जाऊंगा, तुम जाकर पहले 2 कड़क चाय लेकर आ जाओ। अब बाद में डेविड रूम पर आकर अपने बैग से गन निकालकर उसको चेक करने लगता है। उसी वक्त वो बच्चा चाय लेकर डेविड के पास आता है। डेविड वो दूसरी चाय इसी बच्चे को पीने के लिए कहता है और साथ ही उसे 5000 रुपए भी देने लगता है, क्योंकि डेविड जब इस लॉज पर आ रहा था तो इसने ये सुना कि इस बच्चे की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत है। तो वो बातें सुनकर डेविड इस बच्चे को थोड़े बहुत पैसे देने लगता है। इस बच्चे ने पहले अपने ओनर से पूछा था, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वो लेडी कांस्टेबल मासानी किसी मंदिर के पास आती है ताकि इसको जो उल्टे सीधे विजन्स नजर आ रहे हैं वो इसके दिमाग से निकल सके। यहाँ मासानी देवी माँ के सामने प्रार्थना करने लगती है और तभी दोबारा मासानी को कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। वो सारे विजन्स देखकर मासानी वापस से घबरा जाती है और जल्दी से किसी दूसरे कांस्टेबल को फोन करके इसी विजन्स के बारे में बताने लगती है कि भैया, मुझे देवी माँ ने कुछ विजन्स दिखाए हैं जिसके अकॉर्डिंग कल हमारे टाउन में 3 हत्याएं होने वाली हैं, जिसमें अलग अलग जगहों पर 3 सर पाए जाएंगे। अब इधर कांस्टेबल यही सारी बातें इंस्पेक्टर को बताने लगता है। इंस्पेक्टर भी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि एक तो यहाँ पहले से नया एसीपी आने वाला है और ऊपर से ये मर्डर्स होने वाले हैं। अगर मासानी ने कहा है तो ये जरूर सच होगा, लेकिन तभी तुरंत ही इंस्पेक्टर इन सारी बातों को हल्के में लेने लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है, सब फालतू बातें हैं। जो अपनी गन लेकर ऑटो में बैठकर कहीं जाने लगता है। अब उसे रास्ते में कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए दिखते हैं।
तभी डेविड ऑटो वालों से कहता है कि तुम बगल वाली गली से निकाल लो। यहाँ डेविड को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी की तलाश कर रहा है। अब सुबह होने के बाद उसी टाउन में रहने वाली चंद्रा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। उस गांव के सारे लोग इस चंद्रा की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। फिलहाल एक औरत अपने बच्चे का नाम रखने के लिए चंद्रा के पास आती है। उसी वक्त एक बच्चा दौड़ते हुए चंद्रा के पास आकर कहता है कि दीदी, उस रक्तम को मार दिया है। चंद्रा पूछती है किसने मारा। वो बच्चा बताता है शेखर भैया और ईबा भैया। ये जानने के बाद चंद्रा अपनी गैंग को लेकर उस जगह पर जाने लगती है। असल में बात यह है कि शेखर और ईबा इसी चंद्रा के बेटे होते हैं। जिस रक्तम को इन दोनों ने मारा, काफी साल पहले उसी रक्तम ने चंद्रा के पति को मार दिया था। तो फाइनली अब 17 सालों के बाद चंद्रा के बेटे उसका सर काट कर इसका बदला ले लेते हैं। वो सर देखकर चंद्रा बहुत खुश होने लगती है कि अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर कांस्टेबल को यही बातें बताने लगता है कि कल रात तुमने क्या कहा था कि 3 सर कटने वाले हैं, कहाँ है वो सर? अरे बाबू, ये सब कुछ इमेजिनरी बातें हैं, लाइट लिया करो यार, वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। अच्छा हुआ तुमने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की। उसी वक्त चंद्रा अपने दोनों बेटों के साथ पुलिस स्टेशन पर आती है। साथ में वो उस कटे हुए सर को भी लाती है। ए इंस्पेक्टर, उस रक्तम को मेरे दोनों बेटों ने मार दिया है, जो FIR लिखनी है लिख लो। इस तरह से उसके दोनों बेटे सरेंडर करने लगते हैं। उसी वक्त वहां का MLA अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पर आता है। मतलब चंद्रा के बेटों ने जिस रक्तम को मारा वो इसी MLA का आदमी होता है, जो इतने सालों से इसी MLA के पास छुपा बैठा था। अब यहाँ दोनों ग्रुप्स के बीच में भयानक तरीके से फाइट होने लगती है। पुलिस वाले बहुत ही मुश्किल से इन दोनों ग्रुप्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो MLA इंस्पेक्टर से कहता है कि इंस्पेक्टर, उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, मैं भी उन दोनों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। इंस्पेक्टर कहता है कि सर, अब ये बात सारे मीडिया वालों को पता चल चुकी है, कमिश्नर सर भी ये बात जानते हैं, और वो दोनों खुद ब खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर हो गए। इस तरह से वो समझा बुझाकर MLA और उसके आदमियों को वापस भेज देता है। दूसरी तरफ किसी डंप यार्ड में कुछ लोगों को किसी का कटा हुआ सर नजर आता है। उसके बाद क्या था, वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले डॉग स्क्वाड के साथ वहां पर जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इसी बीच पुलिस का कुत्ता सूंघते हुए एक लॉज के पास आता है, और ये लॉज वही है जहां डेविड ठहरा हुआ है। इंस्पेक्टर उस लॉज के ओनर से पूछता है कि तुम्हारी लॉज में कोई हत्यारा छुपा है, जो लोग यहाँ रुके हैं सारे लोगों को बाहर निकालो, इंक्वायरी करनी है। इस तरह वो उन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं। एक एक बंदे से पूछताछ की जाती है। इन लोगों में से एक कपल भी होते हैं जो उस लॉज पर टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, और वहीं 3 बंदे दारू पीने के लिए उस लॉज पर गए थे। इनमें से एक स्टूडेंट लड़की भी होती है जो यहाँ पर एग्जाम के लिए आई होती है। अब इसी बीच इंस्पेक्टर की नजर उस डेविड पर पड़ती है। इंस्पेक्टर इस डेविड पर ही शक करने लगता है, क्योंकि ये डेविड तो यहाँ का रहने वाला नहीं है, कहीं दूसरी जगह से आया है। इसका ID प्रूफ वगैरह पूछने पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो फटाफट इस डेविड को लॉकअप में बंद कर देता है। उसी वक्त इस पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है। इसी से पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि असल में ये डेविड ही यहाँ का नया ACP है, जिसका असली नाम है वेट्री मारन। वही उस लॉज वाले बच्चे को उस वेट्री मारन की गन मिल जाती है। तभी कांस्टेबल इस बच्चे के पास आकर उस गन को ले लेता है। वहीं वेट्री मारन इस कांस्टेबल को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका होता है, इसलिए वो बच्चा पुलिस स्टेशन में आकर वेट्री की गन वापस करने लगता है, और वेट्री को इस हालत में देखकर इंस्पेक्टर की तो हवा ही निकलने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद वेट्री देखता है कि वो मासानी एक पेपर पर 3 सरों को ड्रॉ कर रही है, जो इसने अपने विजन्स में देखे थे। मासानी से पूछने पर वो बताती है कि सर, वो तो मैं बस ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ये 3 सर मेरे विजन में आए थे। अब ये सुनने के बाद वेट्री भी इस बात को आई गई कर देता है। उधर दूसरे सीन में एक मछली वाला अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है। उसी वक्त एक बाइक वाला आकर उसको उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो मछलियों की गाड़ी नीचे गिर जाती है। उसी गाड़ी में से एक सर भी बाहर आता है, जो किसी लड़की का सर होता है। अब ये कटा हुआ सर देखकर वहां सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये तीसरा सर मिलते ही सारे टीवी न्यूज चैनल पर यही न्यूज फ्लैश होने लगती है। अब अगले एपिसोड में वेट्री ऐसे ही शहर में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तभी वेट्री एक बहुत ही पुराने घर के पास आकर रुकता है। इस घर को देखकर वेट्री अपनी कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है, और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि वेट्री असल में इसी टाउन में पैदा हुआ था। वेट्री की बहुत ही प्यारी, बड़ी और खुशहाल फैमिली होती है। इसके चाचा चाची दादी एक ही घर में रहते थे।
सारे लोग बहुत ही मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। अब एक दिन जब वेट्री अपने घर में खेल रहा होता है तो एक बच्ची वेट्री के घर के पास आकर कहती है कि मंदिर के पास स्क्रीन डाल रहे हैं, चलो ना वेट्री, तुम भी हमारे साथ चलो। वेट्री कहता है रुको, मैं अपने पापा से पूछ कर आता हूँ। इस तरह जब वेट्री अपने मम्मी पापा के पास जाकर मूवी के बारे में बात करता है तो वो दोनों इसके लिए साफ मना कर देते हैं कि पहले तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन तभी वेट्री की दादी वेट्री को अपने पास बुलाकर 5 रुपए हाथ में थमा देती है और कहती है कि तेरे बाप को मैं संभाल लूंगी, जाओ तुम देख कर आओ लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। इस तरह से वेट्री और वो बच्चे मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। मतलब उस टाइम गांव में प्रोजेक्टर की मदद से मूवीज दिखाई जाती थी। यहाँ ये दोनों बहुत ही मस्ती के साथ मूवी को एंजॉय करने लगते हैं और रात होने से पहले दोनों ही फटाफट से अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन घर पहुंचकर वेट्री को पता चलता है कि इसके माँ, पापा और दादी तीनों मर चुके हैं और पुलिस वाले वेट्री के चाचा को गिरफ्तार कर चुके होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों का यही मानना होता है कि वेट्री के चाचा ने ही इन तीनों का खून किया है। वहीं वेट्री का चाचा यही कह रहा होता है कि सर, मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी दरमियान वहां का एक इंस्पेक्टर इस वेट्री को साइड में ले जाकर एक लॉरी में चढ़ा देता है और कहता है कि बेटा, अगर तुम यहाँ रहे तो तुमको भी मार दिया जाएगा, इसलिए ये लो, मैं तुमको एक एड्रेस दे रहा हूँ, वहां पर चले जाओ, बाकी मैं तुमसे बाद में मुलाकात करूंगा, फिलहाल तुम इस गांव से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। इस तरह से वो इंस्पेक्टर वेट्री को यहाँ से भेज देता है। अब प्रेजेंट में वेट्री यहाँ अपना होम टाउन होने की वजह से हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके अपनी पोस्टिंग इधर करवा लेता है। अब यहाँ इंस्पेक्टर वेट्री से घर को देखकर कहता है कि सर, इस घर की बहुत ही बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि एक बंदे ने अपने भाई, अपनी भाभी और अपनी माँ को ही मार दिया था और तभी से ये घर बंद पड़ा है। दूसरे सीन में सुकुमार नाम का एक लड़का एक सोने की दुकान के पास आकर कुछ गहने गिरवी रखने लगता है। वो सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, इन गहनों में कितना पैसा आएगा उतना मुझे दे दो। यहाँ सुकुमार को ये भी पता नहीं होता कि ये सारे गहने कितने ग्राम्स के हैं। वो सेठ जी से यही कहता है कि ये मेरी बहन के गहने हैं। अब उस सेठ को सुकुमार पर शक होता है तो वो पुलिस स्टेशन फोन करके सुकुमार के बारे में बता देता है। तो पुलिस वाले फटाफट से दुकान के पास आकर उन गहनों को जब्त करके सुकुमार को भी पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद इंस्पेक्टर सुकुमार से यही पूछता है कि सच बताओ, ये गहने किसके हैं? सुकुमार कहता है कि सर, ये गहने मेरी माँ के हैं, हमको पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं गिरवी रखने के लिए आया हूँ। लेकिन पुलिस वाले इसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे बहुत मारने पीटने लगते हैं कि सच बताओ, ये गहने कहाँ से चुराए तुमने? तभी वेट्री के आने के बाद वो भी सुकुमार से यही पूछने लगता है कि सच बताओ, ये गहने किसके हैं? सुकुमार कहता है कि सर, मैं जिस आइस फैक्ट्री में काम करता हूँ उस आइस फैक्ट्री के मालिक की लड़की के हैं। ये सुनते ही वेट्री मासानी से कहता है कि उस आइस फैक्ट्री वाले बंदे को यहाँ पर बुलाओ। अब मासानी उस आइस फैक्ट्री वाले ओनर को फोन करके यही बात कहने लगती है कि आपकी फैक्ट्री में सुकुमार नाम का कोई लड़का काम करता है? तो वह आदमी कहता है, हाँ मैडम, काम तो करता है। मासानी कहने लगती है कि उस लड़के ने कुछ गहनों को चुराया है और एसीपी सर ने आपको पुलिस स्टेशन पर बुलाया है। तभी वो बंदा कहता है कि अरे मैडम, मैं पहले ही एक प्रॉब्लम में हूँ, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है और तब से मैं उसी को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। ये सुनकर मासानी कहती है कि पहले आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए। तो अब थोड़ी देर के बाद वो आइस फैक्ट्री का मालिक पुलिस स्टेशन आता है। यहाँ वेट्री उससे पूछता है कि आपने कहा था कि आपकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। वो बताता है कि हाँ सर, कल मेरी बेटी स्टडी आर्ट्स के लिए गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है और इसी बीच आपके पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। तभी वेट्री सुकुमार के पास जो गहने होते हैं वो गहने उस आइस फैक्ट्री वाले ओनर को दिखाने लगता है। गहने देखकर वो उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि अरे सर, ये गहने तो मेरी बेटी के हैं, कहाँ है मेरी बेटी? यहाँ वेट्री कहता है कि आप एक बार हॉस्पिटल जाकर आइए। इस तरह से मासानी इसको मास्टर रूम में लाकर जो रिसेंटली एक लड़की का सर मिला था वो दिखाने लगती है। वो सर देखकर ये बंदा शॉक में रह जाता है और कहता है कि अरे मैडम, ये तो मेरी बेटी संध्या का सर है। संध्या मेरी बेटी को किसने मारा? इस तरह से ये बंदा और इसकी बीवी बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं कि आखिर क्यों किसी ने हमारी एक लौती बेटी को मार दिया। वहीं ये पता चलते ही पुलिस वाले उस सुकुमार को बहुत मारने पीटने लगते हैं। वो पूछने लगते हैं कि सच बताओ, तुमने उस संध्या के साथ क्या किया, क्यों मारा उसको? सुकुमार कहता है, क्या संध्या मर चुकी है? अरे सर, मैं संध्या को क्यों मारूंगा, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से जो हुआ वो सारी बातें वेट्री को बताने लगता है
असल में कुछ महीनों पहले जब संध्या अपने बर्थडे पर अपनी आइस फैक्ट्री पर वहाँ के वर्कर्स को मिठाइयाँ वगैरह बांटने के लिए आती है, तो वहीं पर सुकुमार पहली बार संध्या को देखता है। पहली नजर में इसको उससे प्यार हो जाता है, लेकिन संध्या तो ओनर की बेटी है, तो वो कुछ नहीं कहता। अब एक दिन जब संध्या कॉलेज से वापस जा रही होती है, तो 3 लड़के संध्या से छेड़खानी करने लगते हैं। असल में एक लड़के ने संध्या को प्रपोज किया था, लेकिन संध्या ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो उसी बात को लेकर संध्या से वो छेड़खानी कर रहे होते हैं। अब उसी रास्ते से सुकुमार गुजर रहा होता है, तो संध्या को देखकर वो फौरन उसके पास आकर उन तीनों को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। अब इसी हाथापाई के दौरान सुकुमार को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। ये देखकर संध्या इसकी बहुत ही केयरिंग करने लगती है और कहती है, अरे मैं खुद संभाल लेती, देखो तुमको कितनी चोट लग गई। उसके बाद धीरे धीरे संध्या भी सुकुमार को लाइक करने लगती है। अपने पापा को खाना देने के लिए आकर वो सुकुमार से बातें करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के नंबर्स को एक्सचेंज करके ढेर सारी बातें भी करने लगते हैं। सुकुमार तो उस फैक्ट्री के पास एक छोटे से कमरे में रहता था, इसलिए मौका देखकर संध्या सुकुमार के कमरे के पास आती जाती रहती थी। ये दोनों बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगे थे। तभी कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक रात अपने घर से भागने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि संध्या के फादर कभी भी सुकुमार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस रात का ये प्लान बनाते हैं, उस रात कुछ ज्यादा ही पुलिस वाले इस टाउन में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, इसलिए इन दोनों को भागने का मौका ही नहीं मिलता। ये देखकर सुकुमार कहता है कि पास ही में मेरे एक फ्रेंड का घर है, आज रात हम वहीं पर रुककर कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। इस तरह से ये दोनों सुरली नाम के एक बंदे के घर जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद सुकुमार अपने फ्रेंड सुरली को सारी बातें समझाने लगता है। यहाँ सुरली संध्या को कुछ अजीब तरह से ही देखता रहता है। ये नोटिस करके संध्या सुकुमार को कोने में बुलाकर यही बात कहने लगती है कि सुकुमार, मुझे तुम्हारे फ्रेंड की नजर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, चलो ना हम कहीं और चलते हैं। लेकिन सुकुमार समझाने लगता है कि अरे संध्या, उसकी नजर ही ऐसी है, तुम फिक्र मत करो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वहीं सुरली सुकुमार से कहता है कि तुम दोनों बगल वाले कमरे में जाकर सो जाओ, मैं यहीं पर सो जाऊंगा। इस तरह से ये दोनों बगल वाले कमरे में आकर थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। इसी बीच ये दोनों थोड़ा क्लोज भी आ जाते हैं। तभी खिड़की से वो सुरली झांककर इनको देखने लगता है। अब सुबह होने के बाद सुकुमार और संध्या यहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त संध्या का बैग टूट जाने की वजह से सुरली अपना बैग देने लगता है, तो संध्या जल्दी से अपने सारे कपड़े उसमें शिफ्ट कर देती है। अब इस वक्त भी सुरली शायद गंदी नजरों से संध्या को देखने लगता है और मन ही मन यही सोचता है कि सुकुमार ने तो बहुत ही जबरदस्त लड़की को पटाया। तभी यहाँ से निकलकर ये दोनों एक बस स्टॉप पर आते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सुरली सुकुमार को फोन करता है और कहता है कि मैंने दूसरे गांव में तुम दोनों की शादी का इंतजाम कर दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा आ रहा है। अब ये बातें संध्या भी सुन चुकी होती है, तो संध्या अपने थोड़े गहने सुकुमार को देकर कहती है कि इसको गिरवी रखकर पैसे ले आओ। अब हमारी शादी के लिए हम खर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब पहले तो सुकुमार मना करने लगता है कि ये गहने बाद में काम आएंगे, लेकिन संध्या थोड़ा सा जबरदस्ती करने लगती है कि तुम जल्दी से ये गहने ले जाकर गिरवी रखकर पैसे लेकर आओ, वो पैसे हमें आगे भी तो काम आएंगे, और वैसे इसमें तुम्हारा मेरा क्या है। तो इस तरह से संध्या की बात मानकर सुकुमार उसे वहीं बैठाकर गहने की दुकान पर जाने लगता है। इसके बाद पुलिस वाले आकर सुकुमार को गिरफ्तार करके ले आते हैं। इस तरह से सुकुमार जो हुआ वो सारी बातें एसीपी को बताने लगता है। अब इस बीच पता नहीं किसने संध्या का सर काटकर उसे मार दिया। संध्या के बारे में जानकर सुकुमार अब बहुत रोने लगता है। वहीं बैटरी सुरली का फोन नंबर लेकर उसको कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। इसी बीच मासानी वेट्री से कहती है कि सर, मुझे लगता है कि सुकुमार ने संध्या को नहीं मारा, पहले हम लोग उसके फ्रेंड को पकड़ते हैं। वेट्री कहता है कि तुम उस बस स्टॉप पर जाकर फटाफट वहां का सीसीटीवी फुटेज निकालो। उसी पुलिस स्टेशन के बाहर हम सुकुमार की दादी को देखते हैं, जो वहां रोती रहती है कि ये पुलिस वाले सुकुमार को बिना बात के गिरफ्तार करके ले आए हैं। तभी एक मीडिया वाली लड़की इन दादी के पास आकर प्रॉब्लम पूछने लगती है। अब प्रॉब्लम जानने के बाद वो लड़की एक लॉयर का एड्रेस उन्हें दे देती है कि इन पुलिस वालों को उनकी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा, आप इस लॉयर के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगी। दूसरी तरफ वो मिनिस्टर रक्तम के अंतिम संस्कार पर आकर रक्तम की बीवी को दिलासा दिलाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर इसका बदला लूंगा। इधर वेट्री और बाकी पुलिस वाले उस फैक्ट्री पर आकर सुकुमार के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, और ये जानकर यहाँ के लोग भी शॉक्ड रह जाते हैं कि सुकुमार और संध्या एक दूसरे से प्यार करते थे। खैर, अब वेट्री को भी यहाँ पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब यहाँ के लोग सुकुमार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे।
दूसरी तरफ बाकी पुलिस वाले उस सुरली के घर के पास जाते हैं तो घर को ताला लगा होता है। घर का ताला तोड़कर अंदर जाकर सर्च करने पर इनको कुछ भी ज्यादा सबूत नहीं मिलते। आसपास के एरिया में जाकर पूछताछ करने पर किसी ने भी इस लड़के यानी सुरली को नहीं देखा होता। वहीं थोड़ी देर बाद मासानी वेट्री के पास आकर उस बस स्टॉप का फुटेज दिखाने लगती है। तो सच में आज सुबह सुकुमार और संध्या उस बस स्टॉप के पास वेट कर रहे थे। संध्या ने सुकुमार को अपने गहने दिए थे और फिर सुकुमार के जाने के बाद संध्या वहीं पर छुप गई थी। शायद उसने अपने फैक्ट्री के किसी वर्कर को यहाँ देखा होगा और फिर बाद में संध्या वहाँ से भाग गई। अब कहानी यहाँ से सीधा एक घर में शिफ्ट होती है। यहाँ इस घर में जब काम वाली बाई खाना पकाने के लिए एक कवर को ओपन करती है तो इस कवर में उसको किसी की उंगली मिलती है। उसके बाद क्या था, ये लोग फटाफट से पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। वहाँ श्रीदेवी नाम की एक लॉयर वेट्री के पास आती है। मतलब सुकुमार की दादी ने श्रीदेवी से जाकर मुलाकात की थी। तो अब जांच पड़ताल के लिए श्रीदेवी वेट्री के पास आती है। वो वेट्री को काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाने लगती है कि आपने किस बेसिस पर उस सुकुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होगा, लेकिन आपने वो काम भी नहीं किया। और उसी तरह सुकुमार को गिरफ्तार हुए इतनी देर होने के बावजूद भी उसकी दादी को सुकुमार को नहीं दिखाया। मैं उस सुकुमार की लॉयर हूँ, मुझे अभी के अभी सुकुमार को देखना है। इस तरह से वो वेट्री के सामने थोड़ा रफ एंड टफ स्टाइल में बात करने लगती है। तो अब पुलिस वाले सुकुमार को लॉकअप से बाहर लाकर श्रीदेवी और उसकी दादी को दिखाने लगते हैं। यहाँ श्रीदेवी दोबारा वेट्री को डांटने लगती है कि किस हक से आपने इस सुकुमार पर हाथ उठाया, इसको मारा पीटा टॉर्चर किया। अब तुम सारे लोगों को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से श्रीदेवी सुकुमार की दादी को लेकर यहाँ से चली जाती है। इस सब के बीच में वेट्री श्रीदेवी का विजिटिंग कार्ड देखकर शॉक्ड में रह जाता है और उसे पहचान लेता है कि ये तो उसकी बचपन वाली फ्रेंड है। मतलब वेट्री बचपन में श्रीदेवी को श्री कहकर बुलाया करता था। वेट्री श्रीदेवी को इस रूप में देखकर बहुत खुश होने लगता है। फिलहाल तो वो अपने बारे में सच नहीं बताता, वो बस मुस्कुराने लगता है। उसी वक्त पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी के घर में मछलियों के कवर में इंसान की उंगली पाई गई है। बाद में पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर वेट्री को बुलाकर कहता है कि ये उंगली संध्या की ही है। जिस वेपन से संध्या के गले को काटा गया था उसी वेपन से इस उंगली को भी काटा गया है। इसके बाद वेट्री और उसके टीम मेंबर्स शेखर और ईबा को उस क्राइम सीन पर लाते हैं। मतलब जहां पर इन दोनों ने उस रक्तम के गले को काटा था वो वहां पर उन्हें लाते हैं सीन को एक्सप्लेन करवाने के लिए। इन दोनों का स्टेटमेंट सुनने के बाद इंस्पेक्टर को इनकी बातें हजम नहीं होती। वो वेट्री से कहता है कि सर, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों ने अकेले उस रक्तम को मारा होगा, क्योंकि वो रक्तम खुद बहुत ही खतरनाक बंदा था, 10 लोगों से लड़ सकता था। तो ऐसे में ये दोनों इतना आसानी से उस रक्तम को नहीं मार सकते। दाल में जरूर कुछ तो काला है सर। वहीं शेखर और ईबा क्राइम सीन को एक्सप्लेन करते हुए ये भी कहते हैं कि इन्होंने दूर से ही चाकू फेंककर उस रक्तम के गले को काट दिया और उसका धड़ थोड़ी दूर चलकर पानी में गिर गया। असल में बात यह है कि रक्तम की बॉडी अभी तक पुलिस वालों को नहीं मिली थी और वो पहले ही उस तालाब में सर्च कर चुके थे, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिलता। तो अब इनका स्टेटमेंट सुनने के बाद वेट्री को भी इन दोनों पर थोड़ा सा शक होने लगता है कि शायद ये दोनों मौके का फायदा उठा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद कमिश्नर वेट्री के पुलिस स्टेशन पर आता है और कहता है कि आपने तो जिद करके यहाँ पर पोस्टिंग डलवा लिया, कैसा है हमारा धूलपेट। वेट्री कहता है कि क्या बताऊं सर, मेरे यहाँ आते ही 3 केसेस मेरे सर पर पड़ गए। मुझे इस टाउन से बहुत लगाव है। कमिश्नर कहता है कि मुझे पता है आप पर कितना प्रेशर होगा। आते ही 3 केसेस और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है। अब आपके पुलिस स्टेशन पर एक और एसीपी आने वाला है। हाँ, मैं जानता हूँ एक पुलिस स्टेशन पर सिर्फ एक ही एसीपी रह सकता है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है, क्या करूँ। आप दोनों मिलकर इन सारे केसेस को सॉल्व करके धूलपेट की सारी धूल मिटा दीजिए। इस तरह से कमिश्नर अर्जुन नाम के एक और एसीपी को यहाँ पर बुलाता है। अब अर्जुन को देखते ही वेट्री बहुत ही आग बबूला हो जाता है। वहीं कमिश्नर इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वेट्री और अर्जुन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि पहले अर्जुन वेट्री का जूनियर था और उसी तरह से इन दोनों के बीच में कुछ भी जमता नहीं था। ये अर्जुन बहुत ही हंसमुख किस्म का बंदा होता है, लेकिन वेट्री टोटली अपोजिट। अर्जुन यही बात कहता है कि देखो भाई, तुम अपना काम करो और मैं अपने तरीके से काम करूंगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर वेट्री सड़ा हुआ मुंह बना लेता है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं।
पर हमारा एपिसोड जरूर खत्म हो जाता है। इसलिए अब आगे हम देखते हैं कि अर्जुन के इस पुलिस स्टेशन में आने के बाद वेट्री उसे शहर के उन 3 केसेस के बारे में डिटेल्स देने लगता है। तो इस तरह से अब सारी डिटेल्स जानने के बाद अर्जुन उस रक्तम का केस सिलेक्ट करता है, वही जिसका सर कटा हुआ लेकर शेखर और ईबा नाम के 2 भाई उसको मारने का दावा कर रहे थे। अब अर्जुन आखिर में वेट्री से कहता है कि अरे ये क्या, तुमने तो बस मुझे केस की फाइल दे दी, तुम्हें पता नहीं तुम और मैं एक ही ग्रेड के ऑफिसर हैं, इसलिए मुझे भी एक सेपरेट रूम चाहिए और साथ ही अपनी एक अलग टीम भी चाहिए। तो ये सुनने के बाद वेट्री मासानी से कहता है कि मासानी तुम अर्जुन को असिस्ट करो और कुछ मेंबर्स को भी अपने साथ बुला लो। वो ये भी कहता है कि एक काम और करो, वो बगल वाला कमरा है ना, उसे साफ करके अर्जुन सर को हैंडओवर कर दो। अब थोड़ी देर के बाद वो लॉयर श्रीदेवी उस पुलिस स्टेशन में आती है, तो गलती से वो अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। अब अर्जुन को वहाँ देखकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि पहले तो यहाँ कोई और ऑफिसर था, लेकिन अब आप? तो अर्जुन उससे कहता है कि आप हैरान मत हो, इस पुलिस स्टेशन में फिलहाल 2 एसीपीज हैं, क्योंकि ये केसेस एक एसीपी के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी बता सकते हो। अब अर्जुन के कैबिन के ठीक सामने ही वेट्री का भी कैबिन होता है, इसलिए वेट्री को चलाने के लिए अर्जुन जानबूझकर श्रीदेवी से बातचीत करने लगता है। इस बीच वो थोड़ी फ्लर्टिंग करके बातों बातों में अपना फोन नंबर श्रीदेवी को देने लगता है कि पुलिस वाले हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। फिर बाद में श्रीदेवी जब वेट्री के पास आती है तो वेट्री उससे कहता है कि अगर आपको सुकुमार के केस में कुछ बात करनी हो या जो भी कुछ पूछना हो तो आप सिर्फ मुझसे ही बात करिए, दूसरे एसीपी से नहीं। वो नए आए हैं और उनके पास सुकुमार का केस नहीं है। अब श्रीदेवी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तो आपको कुछ देने आई थी, ये रहा कोर्ट का समन, अब आपको सुकुमार को जल्दी ही कोर्ट में पेश करना होगा। तो इस तरह वो नोटिस देकर श्रीदेवी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेट्री और उसके टीम मेंबर्स दोबारा उस लॉज के पास जाते हैं जहाँ पर पहले वेट्री ने स्टे किया था। लेकिन पिछली बार जब वेट्री ने यहाँ पर स्टे किया था तो एक कमरे में ताला लगा हुआ था, इसलिए वो लॉज वालों से पूछता है कि आखिर उस रूम में कौन रुका था। तो पूछताछ करने पर वेट्री को ये बात पता चलती है कि उस लॉज के ओनर ने उस बंदे से आईडी ही नहीं ली थी, जिस वजह से रजिस्टर में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तभी वहाँ पर काम करने वाला वो बच्चा भी वेट्री से कहता है कि सर, पुलिस वालों के आने से पहले इस रूम में रुका हुआ आदमी यहाँ से चला गया और वापस लौटकर नहीं आया। तो इसी बात पर वेट्री अब उस लॉज ओनर को डांटता है कि आखिर ऐसे कैसे आपने बिना आईडी के किसी को इस जगह पर रुकने दिया। इस तरह अब वो उस रूम की चाबी मांगता है और खुद उस रूम को चेक करने लगता है। अब उस रूम की चेकिंग के बाद वेट्री वहाँ से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट कर लेता है, जैसे हेयर पिन, बाल और कुछ दारू की बोतलें। फिर बाद में जब दोबारा वो उस बच्चे से पूछता है तो वो बच्चा कहता है कि सर, इस रूम में 2 लोग आए थे, एक लड़का और एक लड़की, जो कि हमेशा कमरे का दरवाजा बंद ही रखते थे। यहाँ वेट्री को उस बच्चे से एक और बात पता चलती है कि वो बच्चा उन दोनों की कुछ बातें भी सुन चुका था। वो कहता है कि सर, उस टाइम उस लड़के ने लड़की से कहा था कि 12 साल के बाद हम अपने माँ बाप को देखने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और उसके टीम मेंबर्स उस मिनिस्टर के घर पर आते हैं। असल में जो रक्तम नाम का आदमी मारा गया था वो इस मिनिस्टर के राइट हैंड जैसा था। तो उसी केस की डिटेल्स पूछने के लिए अर्जुन इस मिनिस्टर के घर आया था। यहाँ इस मिनिस्टर की एक बेटी होती है जो कि अर्जुन की बहुत बड़ी फैन होती है। फैन इसलिए क्योंकि अर्जुन इंस्टाग्राम में काफी सारी रील्स बनाता है और अच्छी खासी फॉलोइंग भी है। वो कहती है कि सर, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी हर वीडियो को देखती हूँ। दूसरी तरफ वेट्री का टीम मेंबर उसके पास आकर कहता है कि सर, लॉज में जो हेयर सैंपल पाए गए उसका डीएनए टेस्ट हो चुका है। डॉक्टर का कहना है कि वो बाल असल में सर के कटे हुए बाल नहीं थे और साथ ही दारू की बोतल पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए वो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है। यानी उस कटे हुए सर को डिस्पोज करने के लिए डंप यार्ड में डाला गया, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी आग होने की वजह से वो सर जल गया, जिसका मतलब जानबूझकर उस सर को जलाया नहीं गया। अब वेट्री कहता है कि शायद उन दोनों के उस लॉज से बाहर जाने के बाद ही उनके साथ वो घटना हुई होगी। अब उसी रात जब श्रीदेवी वापस अपने घर पर आती है तो शॉकिंगली देखती है कि वेट्री भी उसी की कॉलोनी में एक घर में रहने आया है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब वो देखती है कि वो उसी के ऊपर वाले रूम में रहने आया है। अब एक तो पहले से ही श्रीदेवी उससे खुश नहीं थी क्योंकि सुकुमार के केस में वो वेट्री से काफी नाराज थी। ऊपर से वो उसे अपने ऊपर वाले रूम में देखकर गुस्से से भर जाती है। इसलिए अब वो घर के ओनर को बुलाकर उसको डांटने लगती है कि आपने किससे पूछकर ऊपर वाला कमरा रेंट पर दिया। तो घर का ओनर कहता है कि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में किसी को भी दूं, और वैसे भी वो आदमी पुलिस वाला है, कोई गुंडा मवाली नहीं। ऊपर से अब तो मैंने सारा एडवांस भी ले लिया है और एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों ही एडजस्ट कर लो। अब असल में बात यह है
कि वेट्री जानबूझकर श्रीदेवी के घर के ऊपर रहने के लिए आया था ताकि वो उसके बारे में अच्छे से जान और समझ सके। दूसरी तरफ अब अर्जुन अपने टीम मेंबर्स के साथ उस रक्तम के घर जाता है और उसकी बीवी से पूछताछ करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि यह रक्तम उस दिन सुबह सवेरे जॉगिंग पर गया था और उसी वक्त उसके साथ वो घटना हुई। वो ये भी कहती है कि भले शेखर और ईबा ने इस जुर्म को कबूल किया है, लेकिन वो दोनों मेरे हस्बैंड का बाल भी बांका नहीं कर सकते। उन्होंने तो बस अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए इस जुर्म को कबूल किया है। इसके बाद अर्जुन अकेले ही आसपास के एरिया में जाकर पूछताछ करता रहता है उस रक्तम के बारे में। इसी बीच हम गौर करते हैं कि एक बुरखे वाली लड़की इस अर्जुन को फॉलो करती रहती है। इसलिए अर्जुन उस लड़की की हरकतें देखकर उसे इस बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी उसकी कोई फैन होगी। लेकिन वो लड़की असल में मिनिस्टर की बेटी होती है, जो छुप छुप के अर्जुन को फॉलो करते हुए उसकी फोटो और वीडियोस बनाती रहती है कि किस तरह से अर्जुन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। साथ ही वो उसकी रील्स भी बनाती है, जिसके लिए अर्जुन भी इस लड़की को डांटने के बजाय उल्टा उसे अप्रिशिएट करने लगता है कि वाह, तुमने तो बहुत ही जबरदस्त रील्स बनाई हैं। चलो अब जल्दी से उन्हें पोस्ट कर दो, मैं लाइक करूंगा। बाद में अर्जुन और उसके टीम मेंबर्स उस चंद्रा के घर पर जाते हैं। चंद्रा वही है शेखर और ईबा की माँ। अब अर्जुन उससे कहता है कि आपने तो अपने दोनों बेटों को अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब वो दोनों पुलिस कस्टडी में हैं और वो भी एक मर्डर के केस में, तो क्या आपको इस बात से दुख नहीं होता? तो इस पर चंद्रा कहती है कि मुझे ये जानकर खुशी भी है और दुख भी है। मैं अपने दोनों बच्चों को उनके बचपन से ही यही बात कहती रही कि किसी न किसी दिन तुम दोनों को ही तुम्हारे बाप के हत्यारों को मारना होगा। तो आज मेरे बेटों ने मेरा बदला पूरा कर लिया, इसलिए इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अब अर्जुन उससे कहता है कि चलो मान लिया कि आपके दोनों बेटों ने उस रक्तम को मार दिया, लेकिन बॉडी के बारे में पूछने पर उन दोनों को कुछ भी नहीं पता। वो बस पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। अरे उन्होंने जुर्म किया है और उसे कबूल भी कर लिया है, तो फिर बॉडी के बारे में बताने से पीछे क्यों हट रहे हैं? इसलिए मुझे तो शक है कि उन्होंने ही उसको मारा होगा या फिर कोई और ही किसी और के काम का फायदा उठा रहा है। तो इस बात पर चंद्रा उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर बाद में अर्जुन वापस पुलिस स्टेशन आकर अपनी टीम को गैदर करके इस केस के बारे में कुछ बातें करने लगता है। वो कहता है कि रक्तम की बीवी ने ये कहा था कि उस दिन भी सुबह रक्तम वॉकिंग पर गया था, लेकिन वो बात गलत है, क्योंकि सच तो ये है कि उस दिन सुबह रक्तम वॉकिंग पर गया ही नहीं था। साथ ही एक और बात यह है कि रक्तम कहीं और मरा पड़ा था और ये देखकर शायद शेखर और ईबा ने उसका सर काट लिया होगा और उसे अपने हाथ में ले आए होंगे। दूसरे दिन सुबह वेट्री नहाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तो वो देखता है कि उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा और ना ही उसके रूम में बिजली होती है। जबकि ये चेक करता है तो श्रीदेवी के घर में सब कुछ चल रहा होता है। असल में वेट्री को तंग करने के लिए ही श्रीदेवी ने इसके घर की लाइट और पानी का मोटर ऑफ कर दिया था। इस तरफ रक्तम का साला कुछ आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पर आकर धरना करने लगता है। वो कहता है कि अभी तक पुलिस वालों ने रक्तम की बॉडी को फाइंड आउट नहीं किया, जबकि हमको रक्तम की बॉडी चाहिए उसकी अंतिम क्रिया के लिए। अब अर्जुन पहले तो उसे इशारे में समझाता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो उसे साइड में ले जाकर अच्छे से समझाकर पिटाई करके वहां से भेज देता है और कह देता है कि जब भी बॉडी मिलेगी मैं खुद तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर तुम मुझे यहाँ फिर से नजर आए तो मैं तुम्हें अच्छे से लाल कर दूंगा। अब दूसरे दिन जब वेट्री जॉगिंग पर जा रहा होता है तो ये देखता है कि श्रीदेवी किसी प्लम्बर को बुलाकर अपना मोटर रिपेयर करवाती है। अब श्रीदेवी वेट्री को यहाँ पर देखकर उससे कहती है कि ये सिर्फ मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, इसी मोटर से आपके घर को और मेरे घर को पानी आता है, इसलिए जॉगिंग पर जाने से पहले आप यहाँ पर आकर इस बंदे की मदद करिए। तो इस तरह से वो वेट्री के हाथ चाय बिस्किट भी मंगवाने लगती है और मोटर के कुछ सामान भी, लेकिन फाइनली वेट्री खुद उस पानी की मोटर को ठीक कर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे श्रीदेवी भी वेट्री को लाइक करने लगती है। इस तरफ अर्जुन और उसके टीम मेंबर्स रक्तम की दूसरी वाइफ कांचना के घर पर जाते हैं। एक्चुअली ये कांचना एक सीरियल एक्ट्रेस होती है। अब अर्जुन उससे पूछता है कि वो रक्तम तो एक राउडी था, जबकि आप एक एक्ट्रेस है, तो आप दोनों के बीच कनेक्शन कैसे हुआ? तो कांचना उसको बताती है कि एक्चुअली रक्तम ने ये घर शूटिंग के लिए बनवाया था ताकि वो इस घर को शूटिंग के लिए किराए पर दे सके। और इसी बीच जब एक दिन ये एक शूट में शामिल थी तो अचानक रक्तम वहाँ पर आ गया और उसी दिन से कांचना को लाइक करने लगा। उसके बाद जहाँ पर भी कांचना शूटिंग पर जाती रक्तम उसे वहाँ फॉलो करने लगा।
फिर इंडस्ट्री में इन दोनों के बारे में अनाप शनाप बातें होने लगी, इसलिए ये रूमर सुनने के बाद रक्तम ने कांचना से शादी कर ली और ये घर भी उसके नाम कर दिया। अब अर्जुन पूछता है कि आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा था? तो कांचना कहती है कि स्टार्टिंग में तो वो हर रोज मेरे घर पर आया करते थे, लेकिन उसके बाद दिन हफ्तों में बदलने लगे और फिर हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आगे अर्जुन पूछता है, क्या आपको किसी पर शक है या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? तो कांचना कहती है कि एक्चुअली रक्तम की फैमिली मतलब उसकी बीवी और उसका साला मुझे लाइक नहीं करते। यहाँ तक कि कई बार रक्तम का साला मेरे घर पर आकर मुझसे झगड़ा किया करता था कि मेरी वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए मुझे तो उस पर ही शक है। इसके बाद जब मासानी उस घर की तलाशी लेने लगती है तो उसे बेड के नीचे एक तलवार नजर आती है। अब कांचना उससे कहती है कि एक्चुअली ये तलवार रक्तम ही यहाँ पर लेकर आया था, वो भी अपने बर्थडे के दिन केक काटने के लिए। और इस तरह से वो उसे उस बर्थडे वाली फोटो भी दिखाने लगती है जिसमें रक्तम इसी तलवार को लेकर खड़ा था। अब अर्जुन इस तलवार को फौरन जब्त कर लेता है ताकि वो उस पर लगे फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करवा सके। उधर उसी रात जब श्रीदेवी वापस अपने घर पर जा रही होती है तो तभी दो पुराने कैदी श्रीदेवी का रास्ता रोककर उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि श्रीदेवी ने ही एक केस में इन दोनों को जेल भिजवाया था। फिर श्रीदेवी इन दोनों से जबरदस्त फाइट करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त वैटरी भी वहां आकर इन दोनों से फाइट करके फौरन पुलिस वालों को बुलाकर इनको गिरफ्तार करवा देता है। अब इस काम से श्रीदेवी उससे और इम्प्रेस हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान वैटरी को थोड़ी सी चोट लग जाती है, इसलिए श्रीदेवी अब वैटरी को अपने घर पर लाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। साथ ही डिनर का टाइम होने की वजह से ये दोनों वहीं पर बैठकर डिनर भी करने लगते हैं। दूसरे दिन अर्जुन को उस मिनिस्टर की बेटी प्रिया कॉल करके किसी कैफे में मिलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे केस के बारे में अर्जुन को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बतानी होती हैं। अब अर्जुन प्रिया से मिलने के लिए उसी कैफे पर जाता है तो प्रिया के हिसाब से उसने अपने पिता की कुछ बातों को सुना था, जिसके बारे में बताने के लिए उसने अर्जुन को यहाँ पर बुलाया था। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं ये हमको बताया नहीं जाता, पर आखिरी में अर्जुन प्रिया को थैंक यू बोलता है कि आपने तो इस केस के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कांचना बहुत ही घबराई सी होती है और तभी कांचना को अपने घर में कुछ खून के धब्बे नजर आते हैं। फिर कांचना फौरन उन खून के धब्बों को मिटाने लगती है। साथ ही उधर जब मासानी बस ऐसे ही एक आइस वाली गाड़ी को देखती है तो दोबारा इसको कुछ विजुअल्स नजर आने लगते हैं जिसमें इसको वो आइस फैक्ट्री नजर आती है। अब बाद में मासानी यही बात एक सीनियर कांस्टेबल को बताने लगती है कि मुझे इस तरह के विजुअल्स नजर आ रहे हैं, तो क्या हम ये बात वैटरी सर को या फिर अर्जुन सर को बताएं? लेकिन कांस्टेबल उससे कहता है कि अरे ये छोटी छोटी बातें उन दोनों को बताकर क्यों परेशान करें, वो अफसर आदमी हैं, सोचेंगे क्या फालतू का नाटक है, ऊपर से वो दोनों बहुत ही बिजी हैं, इसलिए बाद में बात करना। तो इस पर मासानी कहती है तो फिर चलो भैया हम दोनों ही उस फैक्ट्री में जाकर इंक्वायरी करते हैं। तो इस तरह से मासानी और वो दूसरा कांस्टेबल उस आइस फैक्ट्री पर जाते हैं। यहाँ जब मासानी एक रूम पर जाने वाली होती है तो एक आदमी उससे कहता है कि मैडम यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम आइस को स्टोर करते हैं। लेकिन मासानी उससे कहती है कि जो भी हो, लेकिन फिलहाल तुम इस रूम को ओपन करो। इस तरह जब उस रूम को खोला जाता है तो वहां उसके अंदर जाकर देखने पर सच में काफी बड़े बड़े आइस क्यूब्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा इन दोनों को वहां पर कोई और खास सबूत नहीं मिलता, जिस वजह से ये दोनों वापस से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी रूम में एक बड़े वाले आइस क्यूब के अंदर किसी की बॉडी रखी होती है, जो या तो रक्तम की भी हो सकती है या फिर संध्या की। अब दूसरे दिन वैटरी उस सुकुमार को हॉस्पिटल पर लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाकर दोबारा उसे लॉकअप में बंद करने लगता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसे सुकुमार को कोर्ट में पेश करना होता है। तो उसी वक्त पुलिस वाले एक चोर को गिरफ्तार करके ठीक उसी लॉकअप में उसे बंद कर देते हैं। यहाँ वो चोर सुकुमार से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुमार इससे बात करता ही नहीं। और तभी हमको ये बात पता चलती है कि वो चोर असल में सुकुमार को मारने के लिए ही यहाँ पर आया है। इस तरह जब वो बंदा सुकुमार का गला काटने ही वाला होता है तभी उसी वक्त वैटरी वहां आकर और उन दोनों को एक ही सेल में देखकर सभी पुलिस वालों को डांटने लगता है कि इन दोनों को एक ही लॉकअप में क्यों बंद किया, फौरन इन्हें अलग करो। तो इस तरह से सुकुमार को वो दूसरे लॉकअप में बंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ उस प्रिया का फादर एमएलए किसी दूसरे आदमी को बुलाकर एक काम सौंपने लगता है कि जब पुलिस वाले शेखर और ईबा को कोर्ट ले जा रहे होंगे तो उसी रास्ते पर तुम्हें उन दोनों को मार देना होगा, और अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें रक्तम का प्लेस दे दूंगा, उसके सारे धंधे और उसके सारे एरिया तुम्हारे होंगे। तो इस तरह से ये आदमी इस काम के लिए ओके कह देता है। उधर थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में अर्जुन वैटरी से आकर कहता है कि वैटरी, प्लान में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं।
वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सुकुमार का केस तुम ही डील कर रहे हो, इसलिए चलो यहाँ पर एक काम करते हैं। मैं कोर्ट में सुकुमार को लेकर जाऊंगा और तुम शेखर और ईबा को लेकर आ जाओ। असल में बाहर मीडिया वाले हैं और सारे मीडिया वालों का फोकस शेखर और ईबा पर ही है, इसलिए मैं प्रेशर में आ जाऊंगा। तो इस तरह से वेट्री भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे हाँ कह देता है। फिर जब वेट्री शेखर और ईबा को कोर्ट के पास लेकर जा रहा होता है तो कुछ लोग अचानक इसकी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। अब फाइनली किसी जगह पर आने के बाद वो लोग वेट्री की गाड़ी को रोक लेते हैं उन दोनों को मारने के लिए। लेकिन यहाँ वेट्री उन गुंडों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है और फिर इसी फाइट के दौरान वेट्री अपनी गन निकालकर कुछ लोगों को मार भी देता है। इस बीच यहाँ पर अर्जुन भी आकर उन गुंडों से फाइट करता है और तभी पुलिस वालों को ये बात पता चल जाती है कि अर्जुन की गाड़ी में सुकुमार मौजूद नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद कमिश्नर यहाँ पर आकर स्पेशली वेट्री को बहुत डांटने लगता है कि वेट्री, तुमने इन लोगों का एनकाउंटर क्यों किया? तो वेट्री अपना एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि सर, अपनी जान और एक्यूज की जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। लेकिन कमिश्नर उससे कहता है कि अगर तुम गोली ही चलाने वाले थे तो पैरों पर मारते। बताओ, अब मैं मीडिया वालों को और अपने सीनियर ऑफिसर्स को क्या जवाब दूंगा? साथ ही वो कमिश्नर अब अर्जुन को भी डांटने लगता है कि तुम्हारी गाड़ी में सुकुमार था, अब वो कहाँ गया? पता नहीं तुम दोनों अब क्या करोगे, लेकिन अब मुझे ये केस अगले 3 दिन में सॉल्व चाहिए, वरना तुम्हारे साथ डिपार्टमेंट जो करेगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। और इस तरह से वो अपनी बात कहकर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि पिछली मुठभेड़ में सुकुमार भाग चुका था, इसलिए जब ये बात श्रीदेवी को पता चलती है तो वो वेट्री के पास आकर उससे इस बारे में पूछती है और कहती है कि 3 लोगों को आपने शूट कर दिया और साथ में इस एनकाउंटर की वजह से सुकुमार भाग गया। इस पर वेट्री भी कहता है कि सुकुमार अर्जुन की कस्टडी में था, मेरी गलती नहीं थी। तो श्रीदेवी कहती है कि जो भी हो, पर सुकुमार का केस आप ही डील कर रहे थे, तो सुकुमार की जिम्मेदारी आपकी ही थी। और इस तरह से श्रीदेवी वेट्री से बहुत ही झगड़ा करने लगती है। पर इसी बीच अचानक एक कॉल आने की वजह से वेट्री साइड में चला जाता है और उसी वक्त हेड कांस्टेबल श्रीदेवी के पास आकर कहता है कि मैडम, आपने वेट्री सर से जो बात की वो मैंने सारी सुन ली, लेकिन मैडम आप वेट्री सर को गलत समझ रही हैं। पहली बात तो यह है कि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी, क्योंकि अगर वेट्री सर उनका एनकाउंटर ना करते तो आज हमारे पुलिस वाले हॉस्पिटल में होते। ऊपर से वेट्री सर ने अब तक जिन लोगों का भी एनकाउंटर किया है वो उनकी फैमिलीज को कुछ न कुछ हेल्प करते हुए आ रहे हैं, जैसे उनकी बीवियों को अच्छी सी जॉब दिलवाना या फिर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं। उनका दिल बहुत ही साफ है मैडम। अब ये बात सुनने के बाद श्रीदेवी के मन की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ संध्या का फादर अपने आदमियों को डांटता रहता है, यानी संध्या के फादर ने ही सुकुमार को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था और सुकुमार असल में उन लोगों से डरकर भाग गया था। इसलिए अब संध्या का फादर चिल्लाता है, एक छोटे से लड़के को पकड़ नहीं पाए तुम लोग, ऊपर से वो भाग भी गया, अब जल्दी से उसकी तलाश करो और मेरे पास पकड़ कर लाओ। लेकिन तभी अर्जुन उस मिनिस्टर के पास आकर उसे वार्निंग देने लगता है, यानी इसी मिनिस्टर ने अपने आदमियों को शेखर और ईबा को मारने के लिए भेजा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेट्री ने इस मिनिस्टर के आदमियों का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अर्जुन वार्निंग देता है कि अगली बार ऐसी हरकत करोगे तो वेट्री डायरेक्ट तुम्हारे पास आकर तुम्हारा ही एनकाउंटर कर देगा। खैर, अब उसी रात सुकुमार किसी जगह पर सोया होता है और संध्या के साथ जो हुआ वो एक ख्वाब की तरह देखने लगता है। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है और हम देख पाते हैं कि जब संध्या बस स्टॉप पर सुकुमार के आने का इंतजार कर रही थी, तभी संध्या के पास सुरली आया था, यानी वही सुकुमार का बेस्ट फ्रेंड। सुरली संध्या के पास आकर कहता है कि संध्या, सुकुमार को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं, तो चलो मेरे साथ चलो जल्दी। अब कुछ दिन के लिए तुम्हें मेरे घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। अब पहले तो संध्या इसके साथ जाने से मना करती है कि नहीं भैया, मैं सुकुमार का यही इंतजार करूंगी। लेकिन फिर भी सुरली जबरदस्ती संध्या को अपने घर ले जाता है कि तुम डरो मत, सुकुमार आ जाएगा, पर पुलिस के पास से निकलने में उसे अभी टाइम लगेगा। इस तरह से संध्या को घर के अंदर लाने के बाद सुरली इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और इसी बीच जब संध्या चीखने चिल्लाने लगती है तो सुरली संध्या का मुंह बंद करने लगता है और इसी सब में संध्या मर भी जाती है। फिर संध्या के मर जाने से सुरली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ये चीज एक्सपेक्ट की ही नहीं थी। खैर, अब प्रेजेंट में सुकुमार यही सपना देखकर अपनी नींद से जागता है। मतलब सुकुमार यही सोचने लगता है कि शायद सुरली ने ही संध्या के साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि संध्या पहले से ही बता रही थी कि सुरली की नीयत ठीक नहीं और ऊपर से पुलिस वालों को भी अभी तक सुरली नहीं मिला, वो फरार है। इस तरफ सुकुमार की दादी श्रीदेवी के पास आती है।
श्रीदेवी उन्हें दिलासा दिलाती है कि सुकुमार को कुछ नहीं होगा और मुझे पक्का यकीन है कि सुकुमार ने कुछ नहीं किया, वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। अब उसी वक्त सुकुमार किसी का फोन लेकर श्रीदेवी को कॉल करता है, जिसके बाद श्रीदेवी फटाफट से वेटरी को मैसेज करके नीचे बुलाती है, क्योंकि उसका घर नीचे ही होता है। अब वो सुकुमार से बात करते हुए ही उसका नंबर ट्रेस करने को कहती है। सुकुमार कहता है कि दीदी, मुझे पता है कि मेरी संध्या को किसने मारा, उसी सुरली ने। अब मैं उसे ढूंढकर उसे मार ही दूंगा। श्रीदेवी समझाती है कि सुकुमार, तुमने पहले ही भागकर एक गलती कर दी है, लेकिन अब पुलिस से भागने के बजाय पुलिस स्टेशन पर सरेंडर हो जाओ। तुमने कुछ नहीं किया। पर वो ज्यादा देर बात नहीं करता और अपना फोन काट देता है, जिस वजह से पुलिस वाले उसका नंबर भी ट्रेस नहीं कर पाते। इसके बाद वेटरी श्रीदेवी से कहता है कि हमें किसी भी तरह से सुकुमार को पकड़ना होगा, वरना वो सच में मर्डर केस में फंस जाएगा। फिर सुबह होने के बाद अर्जुन शेखर और ईबा को अपने पास बुलाकर रफली पूछता है कि तुम दोनों सच सच बता दो कि रत्नम को किसने मारा और उसका सिर तुम्हें कैसे मिला, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों ने रत्नम को नहीं मारा। सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए तुमने ये जुर्म कबूल करके सरेंडर किया है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो किसी न किसी दिन वो मिनिस्टर तुम दोनों को मार ही देगा। ऑलरेडी तुमने सैंपल तो देख ही लिया है, तो याद रखो, अगर इस जुर्म में तुम लोग जेल भी चले गए तो भी मिनिस्टर तुम्हें जेल में ही मरवा देगा। फिर बताओ, अगर ऐसा हुआ तो फायदा क्या रहेगा तुम्हारे इस कारनामे से? इसलिए मुझे सच बता दो। इस तरह ये दोनों जो हुआ वो अर्जुन को बताने लगते हैं। बात यह है कि काफी सालों से शेखर और ईबा रत्नम को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तभी रिसेंटली एक अनजान बंदा इन्हें कॉल करके कहने लगा कि अगर तुम्हें रत्नम का सिर चाहिए तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो और उसके बदले सारा क्रेडिट तुम ले लेना। अब ये दोनों इस डील को एक्सेप्ट करके 10 लाख किसी जगह पर रख देते हैं, जिसके बाद वो बंदा दोबारा कॉल करके इन्हें रत्नम का सिर का एड्रेस दे देता है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ होता है, जिसके बाद वो फौरन मासानी से कहता है कि फटाफट से इस नंबर को ट्रेस करवाओ और देखो कि ये किस किस एरिया में एक्टिव था। अब थोड़ी देर के बाद अर्जुन कांचना को पुलिस स्टेशन में बुलाता है, क्योंकि रत्नम के केस में ये दूसरी सस्पेक्ट होती है। फिर कांचना उससे कहती है कि सर, मुझे जो पता था वो सब कुछ मैंने उस दिन बता दिया था, फिर आपने मुझे दोबारा यहाँ क्यों बुलाया? ये सुनकर अर्जुन कहता है कि हाँ, आपने सब बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने रत्नम को क्यों मारा। तो कांचना कहती है कि अरे सर, मैं क्यों रत्नम को मारूंगी? उन्होंने तो मुझे जिंदगी दी, मेरी अच्छी केयरिंग की। अर्जुन कहता है कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो तुम्हारी इतनी केयरिंग कर रहा था, इतना प्यार कर रहा था, फिर तुमने उसे क्यों मारा? इस तरह बार बार पूछने पर भी कांचना कुछ भी नहीं बताती। तभी मासानी अर्जुन से कहने लगती है कि सर, क्या मैं एक बार ट्राई करूं? इस तरह से मासानी इस कांचना को बहुत मारने पीटने लगती है और कहती है कि अब सच बताओगी या फिर मैं असली टॉर्चर शुरू करूं? तो अब डर के मारे कांचना पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगती है। अब सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि रत्नम इस कांचना से शादी करने के बाद जब भी इसके पास आता तो इससे कहने लगता कि जिस तरह तुम शूटिंग पर जाने के लिए रेडी होती हो, उसी तरह रेडी होकर मेरे सामने आओ। तो जब पहली बार कांचना ठीक वैसे ही रेडी होकर रत्नम के पास आती है तो रत्नम के हाथ कांपने लगते हैं, जिसके बाद रत्नम अपनी एक सच्चाई कांचना को बताने लगता है कि कुछ सालों पहले उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से रत्नम की मर्दानगी चली गई। हालांकि रत्नम कहता है कि मैं मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे थोड़ा बेहतर हूँ, साथ ही जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे तुम ही मेरी सब कुछ हो, लेकिन जब भी पहली बीवी के पास जाता हूँ तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। वो आगे कहता है कि कुछ महीने और उसके बाद सब सेट हो जाएगा। तो इस तरह से रत्नम कांचना के साथ कुछ करता ही नहीं, बस हर रोज कांचना को रेडी करके अपने सामने बैठाता और उसे घंटों देखता रहता। इसी बीच एक दिन कांचना उसी तरह रेडी होकर रत्नम का इंतजार कर रही थी। तभी रमेश नाम का कुल्फी वाला कांचना के घर आकर उसे स्पेशल आइस देने लगता है। फिर रमेश कांचना को आइस देकर पानी मांगता है तो कांचना उसे घर में बुलाकर पानी देने लगती है। इसके बाद कांचना पूछती है कि आखिर तुम इस आइस में ऐसा क्या मिलाते हो जो रत्नम रात भर सोता ही नहीं? तो रमेश कहता है कि अरे मैडम, ये स्पेशल आइस है वीआईपी लोगों के लिए, जो भी इसे खाता है वो ना तो खुद सोता है और ना ही अपनी बीवी को सोने देता है। अब रमेश का इमेजिनेशन चलता है कि रत्नम कांचना को सोने नहीं देता होगा, पर तभी कांचना उससे कहती है कि वो रत्नम मेरे साथ कुछ भी नहीं करता, पता नहीं तुम आइस में क्या मिलाते हो, रात भर मुझे सामने बैठाकर देखता रहता है। अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि रत्नम लंबे समय से रमेश के सामने बहुत हवाबाजी कर चुका होता है कि तुम्हारी आइस की वजह से मैंने कांचना को रात भर सोने नहीं दिया,
लेकिन अब कांचना के जरिए रमेश को रत्नम का असली सच पता चल जाता है, जिसके बाद कांचना कहती है, खामखा मैंने इस इंसान से शादी कर ली। इस तरह अब वो रमेश से कहती है कि रमेश, अगली बार जब रत्नम को आइस दोगे ना तो उसमें जहर मिला दो और सच में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन रमेश उससे कहता है कि मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। वो कहता है कि जब भी रत्नम भाई तुम्हारे बारे में बोलता है तो मेरे मन में अजीब इमेजिनेशंस चलते हैं, इसलिए मुझे तो बस तुम चाहिए और मैं तुम्हारे लिए रत्नम को मार भी सकता हूँ। तो अब कांचना भी इसके लिए ओके कह देती है और दोनों कानाफूसी करके प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ सुकुमार पुलिस वालों से बचते बचाते अपने फ्रेंड सुरली की तलाश करता रहता है, लेकिन सुरली के बारे में इसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे ये और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उसी रात अर्जुन और उसके टीम मेंबर्स रमेश की तलाश करते रहते हैं। फिर इसी बीच कुछ आइस वालों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि रमेश कुछ दिनों से नजर ही नहीं आ रहा। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन डिनर के लिए होटल ढूंढता रहता है। तभी मासानी कहती है कि अरे सर, मेरा घर पास में ही है, चलिए मैं आपको अच्छा सा डोसा बनाकर खिलाऊंगी। वैसे भी इस टाइम पर कोई होटल खुला नहीं होगा। तो इस तरह से मासानी अपने टीम मेंबर्स को अपने घर ले जाकर चाय पानी देने लगती है। अब मासानी को देखकर अर्जुन उसकी तारीफ करने लगता है। क्योंकि वो अकेली रहती है, गांव बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो इतना सब संभाले हुए है। तो मासानी कहती है कि सर, हमारे गांव में कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, मैं अकेली लड़की हूँ जिसने मेहनत करके इस जॉब को हासिल किया है। वहीं अर्जुन से तारीफ सुनकर मासानी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो अर्जुन को लाइक करने लगी थी। दूसरी तरफ जब अर्जुन सुरली की तलाश कर रहा होता है तो फाइनली किसी जगह पर वो सुरली मिल ही जाता है। इसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है और पूछता है कि बताओ, तुमने संध्या को क्यों मारा? तो सुरली कहता है कि अरे मैं क्यों संध्या को मारूंगा यार, सुकुमार पहले मेरी बात तो सुनो। लेकिन इसी हाथापाई के दौरान सुकुमार एक पत्थर पर गिर जाता है और उसके सिर पर जबरदस्त चोट लग जाती है। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले वेट्री को कॉल करके कहते हैं कि सर, किसी जगह पर हमें सुकुमार बेहोश पड़ा मिला है। फिर वेट्री श्रीदेवी को लेकर फटाफट उस जगह पर पहुंचता है तो शॉकिंगली सुकुमार के सिर से काफी खून बह चुका होता है। अब वो फौरन एम्बुलेंस को बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेज देता है और अपनी टीम से कहता है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो, पता करो सुकुमार पर किसने हमला किया। फिर हॉस्पिटल आने के बाद वेट्री खुद अपना खून सुकुमार को देता है ताकि उसकी जान बच सके और ये चीज देखकर श्रीदेवी वेट्री से और इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर वेट्री से कहता है, पता नहीं सुकुमार को कब होश आएगा, इसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, फिलहाल पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इस तरफ अर्जुन कुछ पुलिस वालों को कांचना के घर पर नजर रखने को कहता है। तभी एक लेडी कांस्टेबल अर्जुन को कॉल करके कहती है कि सर, कांचना के घर में अचानक से पावर ऑफ हो गया, इसलिए मुझे शक हो रहा है, आप फटाफट आ जाइए। इस तरफ जब कांचना घर में अकेली होती है तो चुपके से रमेश कांचना के पास आता है। एक्चुअली अर्जुन ने ही रमेश को पकड़ने के लिए कांचना को छोड़ दिया था। अब रमेश पहले ही जान चुका होता है कि पुलिस वालों ने कांचना को ले जाकर उससे पूछताछ की है, इसलिए अब कांचना के पास आकर वो पूछता है, क्या तुमने पुलिस को हमारे बारे में सब बता दिया? तो कांचना झूठ बोलती है, अरे नहीं रमेश, मैं क्यों बताऊंगी, असल में पुलिस को शेखर और ईबा पर शक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपना सच कबूल कर लिया कि उन्होंने रत्नम को नहीं मारा। ये सुनकर रमेश कहता है, तुम तो केस से चुपचाप खिसक जाओगी, लेकिन फंसूंगा मैं ही, क्योंकि मैंने ही रत्नम को मारा था। और इस तरह से वो कांचना से झगड़ा कर रहा होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त अर्जुन और उसके टीम मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को पकड़ लेते हैं। फिर वो इन दोनों को दोबारा पुलिस स्टेशन लाकर रमेश से पूछते हैं कि सच बताओ, उस रात क्या हुआ, सच सच बता दो, क्योंकि अब तुम बचकर नहीं जा सकते। इस तरह से अब रमेश उन्हें सब कुछ बताने लगता है। फिर सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक दिन रमेश किसी बार में बैठा था और उसी बार में शेखर और ईबा भी उसी रत्नम के बारे में बात कर रहे थे कि अरे यार, हमें मौका ही नहीं मिल रहा रत्नम को मारने का। तो उस दिन इन दोनों की सारी बातें रमेश सुन लेता है और डिसाइड कर लेता है कि इन दोनों को बेवकूफ बनाएगा। फिर बाद में जब रमेश आइस बेच रहा होता है तो रोजमर्रा की तरह रत्नम रमेश के पास आता है, लेकिन इस बार रमेश रत्नम को स्पेशल वाली आइस के बजाय बेहोशी की दवा मिलाकर दे देता है। इसके बाद रत्नम के उस आइस को खाने के बाद उसका सिर चकराने लगता है और इसी बीच मौका देखकर रमेश एक रस्सी से रत्नम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। इसके बाद वो वहां से दूर भागकर छुप छुपाकर देखता रहता है कि अगर रत्नम बेहोश हो गया तो मैं मार दूंगा, क्योंकि अभी तक नशा पूरी तरह से चढ़ा नहीं होता। लेकिन तभी उसी रास्ते से रत्नम का साला विजय गुजरता हुआ रत्नम को देखता है, जिसे देखकर रत्नम कहता है कि अरे विजय, अच्छा हुआ तुम आ गए,
वो देखो, रमेश आइस बेचने वाला मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर विजय कहता है कि तुम भी तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके दूसरी औरत के साथ वक्त बिता रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। और इस तरह से वो चाकू निकालकर रत्नम को मार देता है। अब रमेश तो ये सब छुपकर देख रहा होता है, इसलिए विजय के जाने के बाद रमेश बाहर आकर चाकू से रत्नम का गला काट देता है और सिर अलग कर देता है। फिर वो रत्नम का सिर लेकर कांचना के पास आकर जताता है कि उसने ही रत्नम को मारा है। पर कांचना उससे पूछती है कि अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सिर को यहाँ क्यों लाए हो? तो रमेश कहता है कि मैं इस सिर के साथ एक बिजनेस करने वाला हूँ, एक छोटा सा बिजनेस, इसलिए तुम रेडी रहो, थोड़ी देर में आता हूँ। इस तरह से रमेश ने ही शेखर और ईबा को कॉल करके ये डील की, क्योंकि उसे इन दोनों की सोच के बारे में अच्छे से पता था कि अब ये लोग इस चक्कर में फंस जाएंगे। खैर, थोड़ी देर बाद प्रिया पुलिस स्टेशन पर आती है अर्जुन से मिलने के लिए, लेकिन तभी मासानी प्रिया को देखकर जेलस फील करने लगती है और जानबूझकर प्रिया से कहती है कि अर्जुन सर इंक्वायरी में बिजी हैं, अभी बाहर नहीं आएंगे, तुम यहाँ वेट करो, इंक्वायरी खत्म होने के बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इस तरह से वो प्रिया को अंदर आने ही नहीं देती, बाहर ही बैठा देती है। फिर काफी घंटे वेट करने के बाद प्रिया वहाँ से चली जाती है। इधर थोड़ी देर बाद अर्जुन उस विजय को भी पुलिस स्टेशन बुलाता है और फिर ब्रेक लेने के बाद थोड़ा बाहर जाने लगता है। तभी वो मासानी से कहता है, मासानी, रत्नम को इन तीनों ने नहीं मारा, मतलब ना रमेश ने मारा, ना विजय ने और ना ही शेखर और ईबा ने। वो लोग तो बस अपना अपना फायदा सोच रहे थे। खैर, सुबह होने के बाद श्रीदेवी खाना ऑर्डर करके वेटरी के पास आकर परोसने लगती है, मतलब कुछ ज्यादा ही केयरिंग करने लगती है कि आपने रात भर इतना काम किया, थक चुके होंगे। श्रीदेवी की केयरिंग को देखकर वेटरी को भी अच्छा लगता है। अब इसी बीच किसी काम से अर्जुन वेटरी के घर आता है और घर में श्रीदेवी को देखकर शॉक हो जाता है। वो वेटरी का हल्का सा मजाक उड़ाता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि तुमने पुलिस क्वार्टर्स में आने से क्यों मना किया और यहाँ क्यों रहने आ गए। अब वेटरी पूछता है कि काम बताओ, किस लिए आए हो? तो अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरा केस क्लोज होने वाला है। तभी अचानक हॉस्पिटल वाले वेटरी को कॉल करके कहते हैं कि सर, सुकुमार को होश आ गया। तो इस तरह से वेटरी और श्रीदेवी हॉस्पिटल जाने लगते हैं। फिर जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सुकुमार दोबारा बेहोश हो गया। अब सुकुमार के दोबारा होश आने तक वो दोनों वेट करने लगते हैं। इसी बीच थोड़ी देर बाद एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर वो थोड़ा बाहर जाते हैं। अब बाहर आकर जब ये दोनों केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसी हॉस्पिटल के पास वो बंदा आता है जिसने सुकुमार को पुलिस स्टेशन में मारने की कोशिश की। फिर वेटरी को यहाँ देखकर वो बंदा चेहरा छुपाते हुए अंदर जाने लगता है। हालांकि वेटरी इस बंदे को देख लेता है और सोचता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। और फिर जब वो बंदा आईसीयू रूम के पास जाता है तो वहाँ हेड कांस्टेबल होता है। अब ये मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले और अंदर जाकर सुकुमार को मार दे। फिर थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल फोन पर बात करते हुए साइड में चला जाता है, जिसके बाद वो बंदा जल्दी से सुकुमार के पास आता है उसे मारने के लिए। और इस तरह से जब वो उसे मारने ही वाला होता है तो वेटरी वहां पहुंच जाता है। मतलब वेटरी को इस बंदे के बारे में याद आ चुका होता है कि इसे उसने सेल में देखा था। अब वो लड़का वेटरी से फाइट करके हॉस्पिटल से भागने लगता है और वेटरी उसको पकड़ने उसके पीछे भागता है। तो इसी चेजिंग के दरमियान वो लड़का एक गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर उस लड़के का फोन चेक करने पर पता चलता है कि रिसेंट कॉल्स में उसने युदास नाम के शख्स को कॉल किया था और इस वक्त उस युदास का लोकेशन ट्रेस करने पर वो किसी आइस फैक्ट्री के पास दिख रहा होता है, वही संध्या आइस फैक्ट्री। इसलिए वेटरी अपनी टीम को लेकर उस आइस फैक्ट्री पर पहुंचता है और युदास के बारे में पूछता है। यहाँ संध्या का फादर कहता है, हाँ, युदास नाम का शख्स मेरी फैक्ट्री पर काम करता था, लेकिन 1 महीने पहले सैलरी लेकर चला गया। फिर उस मरे हुए बंदे की फोटो दिखाने पर संध्या का फादर उससे कहता है, नहीं सर, मैं इस बंदे को नहीं जानता। अब उसी वक्त वेटरी को खबर मिलती है कि बीच के पास किसी लड़की की डेड बॉडी मिली है। अब वेटरी श्रीदेवी को कॉल करता है और उससे कहता है कि बीच के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि संध्या की है। इस तरह से वो उसे कुछ सीक्रेट बातें बताता है। ठीक उसी वक्त सुकुमार भी अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि टीवी पर न्यूज चल रही है कि बीच पर लड़की की डेड बॉडी मिली है और पुलिस ने वेरीफाई किया है कि वो संध्या की ही है। तो ये खबर सुनकर सुकुमार बहुत रोने लगता है और श्रीदेवी से कहता है कि दीदी, मैं संध्या को देखना चाहता हूँ, प्लीज दीदी मुझे संध्या के पास ले चलो। उधर जब संध्या का फादर संध्या का अंतिम संस्कार कर रहा होता है तो वेटरी सुकुमार को भी वहाँ पर लेकर जाता है ताकि वो आखिरी बार संध्या को देख सके।
फिर जब वो लोग चिता को आग लगाने वाले होते ही हैं तो उसी वक्त पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मॉर्चरी में संध्या की डेड बॉडी बदल दी गई है। इसलिए अब वेटरी संध्या के फादर के पास आकर कहता है कि बॉडी मॉर्चरी में बदल गई, असली संध्या की बॉडी आपको बाद में देंगे। तो ये सुनकर संध्या का फादर बहुत गुस्सा हो जाता है कि आपको मेरी बेटी की मौत मजाक लगती है। फिर बाद में डॉक्टर वहाँ से इस बॉडी को हटाकर संध्या की असली बॉडी लाने जाता है। इसी बीच डॉक्टर वेटरी को बताता है कि डेड बॉडी को मॉर्चरी रूम में ही बदला गया है। अब ये सुनकर वेटरी को संध्या के फादर पर शक होने लगता है, इसलिए वो उसके पास आकर पूछता है, बताओ डेड बॉडी कैसे बदली? जो बॉडी हमने तुम्हें दी थी वो ये नहीं है। असल में वेटरी ने ही पहले एक प्लान किया था। उसने सबको यकीन दिलाया कि पुलिस को संध्या की डेड बॉडी बीच से मिल गई है, जबकि असली बॉडी तो उसके फादर की फैक्ट्री में ही छुपाई गई थी। इसलिए जब बॉडी को मॉर्चरी भेजा गया तो संध्या के फादर ने उसकी असली बॉडी से अदला बदली कर दी। इस तरह से अब वेटरी डॉक्टर से कंफर्मेशन लेकर अब संध्या के फादर पर दबाव बनाता है और फिर थोड़ा हड़काकर पूछने से संध्या का फादर उसे सच्चाई बताने लगता है। जिसके बाद सीन वापस से फ्लैशबैक में दिखता है। हम देखते हैं कि जब उसके पिता को पता चला था कि संध्या घर पर नहीं है तो वो हर जगह उसे ढूंढने लगा। इधर बस स्टॉप पर संध्या सुकुमार का इंतजार कर रही थी, जो अपने पापा को देखकर छुप जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तो इत्तेफाक से उसका फादर उसे देख लेता है। इसके बाद वो संध्या को पकड़कर फैक्ट्री की तरफ ले जाता है। अब उनके जाने के बाद वहीं पड़ा संध्या का बैग सुरली के हाथ लगता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। उधर फैक्ट्री में संध्या का फादर उसे खूब डांटता है कि मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया और तुमने मेरे भरोसे के साथ ऐसा किया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मेरी बेटी कर रही है, इसलिए अगर तुम मुझसे एक बार कहती तो मैं खुद उसी लड़के से तुम्हारी शादी कर देता। इसलिए अब तो बता दो बेटा, वो कौन है? तो संध्या कहती है कि पापा, मैं सुकुमार से प्यार करती हूँ, जो हमारी फैक्ट्री में काम करता है। अब ये सुनकर उसका फादर और भड़क जाता है कि क्या तुम हमारे वर्कर से प्यार करने लगी? आखिर उसकी हैसियत क्या है और हमारी क्या है? तुम्हें कुछ पता है? जरूर उसने तुम्हें पैसे के लिए फंसाया होगा। और वैसे भी अगर ये बात हमारी जात के लोगों को पता चली तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन संध्या जब कहती है कि वो पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा तो उसका फादर फिर से कहता है कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस बात को यहीं खत्म करो। अब उस सुकुमार की तो खैर नहीं। इस तरह से अब वो सुकुमार को मारने के लिए हाथ में चाकू उठा लेता है, पर तभी संध्या रोकर कहती है कि पापा, उसे मत मारो, मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। अब ये सुनते ही संध्या का फादर एकदम से शॉक हो जाता है और गुस्से में उसी चाकू से संध्या का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इसी दौरान संध्या की एक उंगली भी कट जाती है और वो दोनों चीजें सीधे एक आइस बॉक्स में जाकर गिर जाती है। इसके बाद उसका पिता संध्या की डेड बॉडी को एक बड़े आइस क्यूब के अंदर छुपाकर रख देता है। फिर जब फैक्ट्री का आदमी इस आइस बॉक्स को कहीं और ले जा रहा था तभी रास्ते में गाड़ी का हल्का सा एक्सीडेंट हुआ और उसी आइस बॉक्स से संध्या का सिर बाहर निकल कर आया था। तो इस तरह से संध्या का फादर जो कुछ हुआ वो सब बता देता है। इसके बाद संध्या का असली अंतिम संस्कार होता है, जहाँ सुकुमार जलती चिता को देखकर संध्या के साथ बिताए पल याद करता है और टूट जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, इतने में वो चुपचाप रोते रोते उसकी चिता पर चढ़कर खुद को भी जला लेता है। ये देखकर उसकी दादी फूट फूट कर रोती है, अरे सुकुमार, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे साथ कौन रहेगा? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया बेटा। खैर, उसी रात अर्जुन शेखर और ईबा को लेकर उनके घर के पास आता है चंद्रा को हवाले करने के लिए। अब अर्जुन उससे कहता है, तुम्हारे दोनों बेटों ने मान लिया है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा और हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। इस तरह से वो रमेश को चंद्रा के सामने लाता है, साथ ही विजय को भी। यहाँ विजय भी कबूल करता है कि हाँ, मैंने ही रत्नम को मारा। लेकिन अर्जुन चंद्रा से कहता है, असल में बात यह है कि रत्नम को इन लोगों में से किसी ने भी नहीं मारा, क्योंकि सच ये है कि रत्नम को आपने मारा है। इसलिए अब बता दीजिए कि सच क्या है, वरना हम अपने तरीके से इंक्वायरी करेंगे। तो चंद्रा अब एकदम से कहती है कि हाँ, मैंने ही रत्नम को मारा। इतने सालों से अंदर जली आग को मैं ही बुझा सकती थी। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि चंद्रा ने डिसाइड कर लिया था कि शेखर और ईवा रत्नम को कभी मार नहीं पाएंगे, इसलिए उसे ही कदम उठाना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लड़का रमेश है वो असल में चंद्रा का ही आदमी था, यानी चंद्रा ने ही उसे काम दिलवाया था। फिर जब रमेश से चंद्रा को पता चलता है कि रत्नम उसका रेगुलर कस्टमर है, तो उसी के कहने पर रमेश ने आइस में बेहोशी की दवा मिलाई थी। इसके बाद जब रत्नम आइस खाते ही नशे में आया तो चंद्रा ने खुद वहां पहुंचकर उसे जान से मार दिया और उसका सिर काट दिया। इसके बाद वो रमेश से कहती है कि ये सिर मेरे बेटों के पास पहुंचा दो,
क्योंकि पूरे धूलपेट में यही बात फैलनी चाहिए कि मेरे दोनों बेटों ने ही रत्नम को मारा है, और इसी पॉइंट पर ये आखिरी एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते तक शायद आगे के आखिरी एपिसोड्स भी रिलीज हो जाएंगे। तब तक मैं आप लोगों के लिए दूसरी सीरीज लाता रहूंगा, तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और हाइप भी करते रहिए, ताकि हमारी वीडियोस नए नए लोगों तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।